गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। वहां जाने से गुड पहले वो मॉर्निंग। एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ वहां जाने से पहले। वो टॉपिक है इवोल्यूशन। इसलिए जरूरी है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिनमें कनेक्टिंग लिंक्स या मेरे पास में रिजेम्बलेंस वगैरह इस तरह की चीजें होंगी, तो वहां डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, 3-4 मुझे थ्योरी पढ़नी है और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानूंगा मैं इसमें। ठीक है, शुरू करता हूँ ओरिजिन ऑफ लाइफ से। इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं जिसमें मैं ऑर्गेनिक और केमिकल इवोल्यूशन की बात करूंगा, जिससे क्वेश्चन आता है। थ्योरी बहुत सारी है, नंबर ऑफ थ्योरीज है, मुझे मतलब नहीं हूँ सब कि 20 साल पहले कौन सा क्वेश्चन आता था, ये थ्योरी कब थी। जो जो इससे 4-5 साल में क्वेश्चन जिससे उठाया जा रहा है, मैं उनकी बात करूंगा केवल। तो मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिन ऑफ लाइफ की। बेसिक बता देता हूँ। 4.5 बिलियन ईयर एगो, लगभग अराउंड 4.5, 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी, अर्थ बनी हमारी। और वैसे यूनिवर्स बना, बिग बैंग थ्योरी वो सब है, अब इससे क्वेश्चन आता नहीं है। तकरीबन 3.5 अरब साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर एगो सिंपल लाइफ फॉर्मेशंस बनी। अर्थ के पास में मीथेन थी, वाटर वेपर्स थे, अमोनिया थे। इन सब चीजों से केमिकल इवोल्यूशन धीरे धीरे शुरू हुआ, जिससे सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ बनी। स्टेनले मिलर ने भी ये साइंटिफिकली प्रूव किया कि इन सब चीजों को पर्टिकुलर बोल्ट पे पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस देते हुए अगर एक इलेक्ट्रिक शॉक या एक टेम्परेचर मिल जाए, तो छोटे छोटे सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसको कह सकते हैं कॉन्जर्वेट्स, बनने शुरू हो जाते थे। वो स्टेनले मिलर ने लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि उस समय अर्थ की कंडीशन ऐसी थी। वाटर नहीं था, वाटर वेपर थी, लेकिन तो थंडरिंग हो रही थी बहुत ज्यादा और टेम्परेचर रैपिडली चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन बन पाई। चीजें और भी बहुत सारी अलग अलग रही हैं, बहुत सारी थ्योरी आई हैं अब इस बीच में कि जिसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन आया, स्पेशल क्रिएशन आया, मैं उनमें से किसी की बात नहीं करूंगा। फिर और कई थ्योरी आई, नेचुरलिज्म, दुनिया भर की थ्योरी आई। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि इवोल्यूशन एक्चुअली में चला कहाँ से, मतलब क्या इवोल्यूशन हुआ ही है, या केवल एक थ्योरी है कि किसी ने सोचा कि इवोल्यूशन हुआ, लिख दिया और हम मानते आ रहे हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन के फेवर में बहुत सारे, सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं, इसलिए हम मानते हैं इवोल्यूशन हुआ। तो मैं उन्हीं की बात करूंगा जिनसे क्वेश्चन उठाया जा रहा है और आता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं ऐसे फिजूल की बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जिनमें अब क्वेश्चन तो आता है नहीं, पर वो एक थ्योरी बनी हुई है, तो मैं उन थ्योरीज की बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की। कहाँ इवोल्यूशन हुआ है तो उसका क्या सपोर्ट में, उसके में क्या एविडेंस है, नहीं है। तो सीधा सीधा मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में एविडेंस है जिसकी हम आगे बात करने वाले थे, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या बताती है, मैं पहले भी उसमें एक बार मैंने बताया था कि जितना बड़ा टैक्सोनॉमिकल यूनिट होगी, जितनी बड़ी टैक्सोनॉमिकल यूनिट्स होगी, उतने ही कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ कॉर्डेट की, अगर मैं बात करता हूँ वर्टिब्रेट की, अगर मैं बात करता हूँ प्राइमेट की, मैमेलिया की, तो जैसे मैं प्राइमेट की बात करूं, प्राइमेट में तो बंदर, लेमर्स और टार्सियर्स, इस तरह की चीजें खूब आ जाती हैं। या मैं बात करूं वर्टिब्रेट की, तो उसमें तो लेके मछली से और ह्यूमन तक, पूरा मैमेलिया तक सब आ जाता है। तो लेकिन जैसे इसका मतलब है कि इवोल्यूशन अगर हुआ है तो इन सबके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, जिसकी वजह से, जिसमें कोई म्यूटेशन हुई है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई है, जीन ड्रिफ्ट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है उस टाइम पे जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर नाम की चीज रही होगी। और इन सबको देखते हुए एक लैमार्क नाम का साइंटिस्ट आया, जिसने ट्री ऑफ लाइफ बनाया और एक किताब लिखी। क्वेश्चन आया था काफी पहले, फिलॉसफी जूलॉजिक करके, फिलॉसफी जूलॉजिक करके एक किताब लिखी, बाद में लिखवा दूंगा, सुन लो बस खाली। दूसरा टेक्सोनॉमी के अलावा दूसरा कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एक इनका एविडेंस है इवोल्यूशन का, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, जिसमें आता है मेरे पास में होमोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन जिसके अंदर आते हैं, होमोलोगस ऑर्गन मतलब जिनका फंक्शन अलग अलग हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर
ओरिजिन उनका सेम है, फंक्शन अलग हो सकता है लेकिन ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर उनका सेम है। जैसे घोड़े का पैर, व्हेल का पंख, पक्षी का पंख, क्रोकोडाइल, ह्यूमन, बैट, इन सब के आगे वाले फोर लिम्ब, जिनको कहते हैं आगे वाले पैर, हाथ, फोर लिम्ब, सब में रेडियो, अल्ना और ह्यूमरस के ये मिलके बने हैं, इनका ओरिजिन सेम है। इसका मतलब मेरे पास में एक चीज ये आ गई कि भाई जितने भी लिविंग बीइंग क्रिएचर में देख रहा हूं जो वर्टिब्रेट में है या जो मैमेलिया में, जो पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं, उनके अंदर उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है। तो और उसका एविडेंस मेरे पास में होमोलॉजी है, और भी चीजें मैं बताता रहूंगा टाइम टाइम पे। और इसमें 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 माउथ पार्ट का एग्जांपल ले सकता हूं मैं। जैसे एन नंबर ऑफ इंसेक्ट हैं, उन सब के अंदर उन सब की जो हैबिटेट है वो अलग अलग है। उन सब में कोई पैरासाइट है प्योरली, कोई प्योरली हर्ब्स खा रहा है, मतलब सबकी हैबिटेट अलग अलग है। पर उनके जो माउथ पार्ट हैं, उन सबके ओरिजिन माउथ पार्ट के की लैब्रम, मैंडिबिल या मैक्सिली या हाइपोफैरिंक्स, ये सब के अंदर है। दूसरा इसका एविडेंस में अगर मैं बात करूं तो वो एनालॉगी है, एनालॉगस ऑर्गन। इसमें एक एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन सेम है पर ओरिजिन अलग है। फंक्शन सेम है, ओरिजिन अलग है। कीड़ों के पंख, इंसेक्ट के विंग्स, पक्षी के विंग्स उड़ने का ही काम कर रहे हैं, फंक्शन सेम है, लेकिन इनके ओरिजिन पूरी तरह अलग है। वो काइटिन के बने हैं, और ये फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन है बर्ड में। या बैट के, चमगादड़ के पंख और बर्ड के पंख। अच्छा, ये होमोलोगस और एनालॉगस दोनों ऑर्गन का एग्जांपल है। बर्ड के और बैट के ऑर्गन दोनों के दोनों ही फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन है ये। पर इनकी जो इनकी अगर मैं बात करूं, पक्षियों के जो विंग स्प्रेड्स हैं वो तो फेदर की बनी है, जबकि चमगादड़ की विंग स्प्रेड्स बनी है एक तरह का स्किन का फोल्ड है जिसको कहते हैं पेटाजियम। एनालॉगस और होमोलोगस दोनों तरह के ऑर्गन का एग्जाम्पल बन गया मेरे पास में। दूसरे में बात करूं मधुमक्खी के डंक की या बिच्छू के डंक की, तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों के दोनों का ओरिजिन अलग है। दोनों के दोनों का जो इनकी मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, वो अलग है पूरी तरह। मधुमक्खी का जो डंक है वो ओविपोस्टर का मॉडिफिकेशन है, जबकि जो बिच्छू का डंक है वो उसके लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से का मॉडिफिकेशन है, लोअर एब्डोमेन का मॉडिफिकेशन है। ऐसी एक छिपकली है ड्रैको करके, उसके पास भी क्या है, वो पसलियां जो उसकी रिब्स हैं वो फैलती चली जाती हैं, जिसपे स्किन लगी हुई होती है, और उसको भी पेटेजियम कहते हैं। वो स्किन उड़ने का काम में उसे ले लेती है वो, पर वो पंख तो नहीं है। तो इस तरह के ये एनालॉगस ऑर्गन है। तीसरी चीज मेरे पास में आती है वेस्टिजियल ऑर्गन, जो ये दिखाते हैं कि हाँ इवोल्यूशन तो हुआ है, और किसी ऐसी चीज से हुआ है कि जो एंसेस्टर थे वो हमारे ही जैसे थे, लेकिन हमसे बहुत अलग, मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे पास नहीं है। जैसे अभी मैंने होमोलॉगस एनालॉगस का एग्जांपल दिया, ऐसी वेस्टिजियल ऑर्गन में मतलब कि कुछ ऑर्गन उनके पास ऐसे थे जो उस समय मौजूद थे, आज वो ऑर्गन मौजूद नहीं है, उनके यूज नहीं है, वो सीधे धीरे धीरे डिसअपियर हो गए, और वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अंदर आ गया कि अब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो ऑर्गन नहीं होंगे। ये मॉडिफिकेशन हुआ, और वेस्टिजियल ऑर्गन के कुछ ना कुछ अवशेष, कोई ना कोई पार्ट किसी ना किसी जीव में है कि जिससे पता चलता है कि भाई इसके एंसेस्टर में इस तरह के ऑर्गन मौजूद थे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं व्हेल के या स्नेक्स के। इनके अंदर क्या है, अब पैर तो होते नहीं है, लेकिन पेल्विक गर्डिल होती है। पेल्विक गर्डिल एक कैविटी होती है, एक तरह की बोन्स की बनी, जिसमें जाके फीमर बोन फंसती थी। और फीमर का छोटा पार्ट होता है, पेल्विक गर्डिल बनी हुई है, जो यूज में तो है नहीं, लेकिन जिससे पता चलता है कि पास्ट में इनके पास, इनके एंसिस्टर के पास में पैर रहे होंगे, चलने का काम करते होंगे, लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल ऐसी कि सांप रेंग के चलता है, इसने एक्वेटिक लाइफ स्टाइल अपना ली वेल ने, तो उनका कोई यूज नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे खत्म हो गए, और जनरेशन टू जनरेशन वो आए ही नहीं। पर उनके
वेस्ट पार्ट उनके चलते रहे। ह्यूमंस में भी बहुत सारे होते हैं। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वर्मीफॉर्म वो आती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी कहते हैं जिसको, खाली लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। पहले क्या था, ह्यूमन जब घास खा जाता था, हर्ब खा जाता था, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काम करती थी। लेकिन अब ह्यूमन जब ओमनिवोरस की श्रेणी में आ गया, जब उसका इवोल्यूशन हुआ, जब मांस भी खाने लगा, घास भी खाने लगा, खाना पका के खाने लगा, तो उसका कोई यूज तो रहा नहीं, तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई है। उसमें क्या कई बार होता है, डाइजेस्टेड फूड फंस जाता है और वो पेन करती है तो डॉक्टर से काट के निकाल देता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर ह्यूमन में मैमेल का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, हालांकि वेल में नहीं पाए जाते, उसके अंदर ईयर मसल्स उसके अंदर भी हैं। ईयर मसल्स और भी जो मैमल हैं वो अपने एक्सटर्नल ईयर को, जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस में मूवमेंट करा सकते हैं, केटल्स में, पर ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं है। पर उसके अंदर ईयर मसल्स हैं, वो मूवमेंट करा नहीं सकता है, पर मूवमेंट वाली मसल्स उसके अंदर एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन उसके पास हैं। आंखों में, ह्यूमन की आंखों में एक मेम्ब्रेन होती है, प्लीका सेमिलिनेरिया, बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में रेड कलर की, जैसे बिल्कुल एकदम सेमिल्यूनर फॉर्म में एक मेम्ब्रेन है। अगर किसी और एनिमल में अगर ये डेवलप है, जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आई को कवर करती है, जो रैबिट में, डॉग में, बर्ड्स में मिल जाती है, ह्यूमन के अंदर नहीं है। इसका मतलब हम सबका एंसेस्टर कोई एक था जिसकी आंखों पे इस तरह की मेम्ब्रेन थी, लेकिन ह्यूमन के यूज में नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गई, लेकिन उसका वेस्ट पार्ट हमारे पास में है ही। हेयर ऑन बॉडी बहुत लोगों के देखा होगा, या टेल वर्टिब्रेट जिसको कहते हैं हम कॉक्सिकस, वो होती है, यूज कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम ऐसे एंसेस्टर से बने जिसके पास पूंछ थी, इसलिए हमारे पास में वो हड्डी है। विजडम टीथ बहुत कॉमन है, कई बार खूब लोगों ने सुना भी होगा विजडम टीथ। अगला एविडेंस आता है कनेक्टिंग लिंक का। कनेक्टिंग लिंक मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के क्लास से डेवलप होकर दूसरी क्लास बनी है, किसी ना किसी के फाइलम से डेवलप होकर दूसरा फाइलम बना है। जब एग्जैक्ट सीडी तो है नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसी प्योर लाइन तो है नहीं कि यहाँ से गए वहां गए, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पीसीज ऐसी रही होगी जो डेवलपिंग फेज में डेवलप हुई होगी, जो इवोल्यूशन के टाइम पे डेवलप हुई होगी, वो कहलाती है कनेक्टिंग लिंक। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, एनसीईआरटी में खूब छपा हुआ है, खूब लोग पढ़ते हैं, रेप्टाइल से, रेप्टाइल और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक, आर्कियोप्टेरिक्स, ऐसा बर्ड जिसकी टीथ भी थे, जिसकी बीक में चोंच में दांत थे, जिसके में आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल से बना था। और या मैं बात करूं पेरिपेटस की, इसका क्या है, कैटरपिलर के जैसा होता है ये। अब इसमें एंटीना भी है, कंपाउंड आई भी है, और रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया भी है। पर ये सारे के सारे फीचर तो ऑर्थोपोडा के हैं, एनेलिडा की तरह। इसमें क्या है, काइटिनलेस स्किन है, ऊपर की जो स्किन है उसमें काइटिन क्यूटिकल नहीं है। और इसमें क्या है, एक और फीचर इसका नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया ये एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया सेल्स का इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब पता चलता है मुझे कि एनिलिडा से ही ऑर्थोपोडा बने, एनिलिडा और सर ऑर्थोपोडा सॉरी सर, स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं ओरल बोल रहे हैं सर। आप चुप रहोगे तो मेरी आवाज आएगी। आवाज में स्क्रीन पे बता रहे हैं क्या सर, ओरल बोल रहे हैं। म्यूट ऑल। सर आगे बोलता हूँ मैं। इसका एक और एग्जांपल है न्यूप्लिना। न्यूप्लिना क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है मोलस्क और एनेलिडा का। प्रोटिस्पोरेंजिया, प्रोटोजोआ के और स्पंज के कनेक्टिंग लिंक है, सिलेंट्रेट के, जिसको सिलेंट्रेट में कह सकता हूँ। युगलिना एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, फोटोसिंथेसिस से भी फूड ले सकता है, और बाकी ये एनिमल से तो लेता ही लेता है। और जो जो इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, वो रेप्टाइल और मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, जिसको कहते हैं प्रोटोथेरिया। 3 क्लास हैं जिसके 3 जेनरा एक्चुअली, जिसके 3 जेनरा में। अरे सुन लो, ऐसी खाली मैं भेज दूंगा बाद में, मुझे लगेगा आप सब लोग सीरियस हैं और आप थोड़ा मेहनत कर रहे हैं अपने टाइम एंड से, तो मैं इन सब के नोट्स, इन सब के मेरे पास में बहुत टेस्ट सीरीज पड़ी है मेरी अपनी, और
जो बच्चे पहले मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे, जो पहले हमने शुरू किया था, तो उन्हें पता होगा कि भाई हाँ टेस्ट सीरीज वगैरह है, मेरे पास में अपना स्टडी मटेरियल खूब है। कुछ टाइम देख लेता हूँ, मुझे लगेगा बच्चे सीरियस हैं, रुक रहे हैं, टिक रहे हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो मैं सब भेज दूंगा। ये कोई कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं इन चीजों में कि आपको ना हो। और जो जो टॉपिक ऐसे हैं ना, जो लगता है मुझे कि जो बोर्ड पे समझा जाता है, उनकी फिजिकल क्लास लूंगा मैं, क्लास में जाके प्रॉपर समझाऊंगा। मतलब मेरा एम है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, कैसे भी करके हो, बात खत्म। ओके सर। अभी पता नहीं, जब मुझे लग जाएगा कि आपका भी एम यही है, आप भी उतने ही सीरियस हैं, तो मैं आपको हर वो चीज दूंगा जिसकी आपको जरूरत है। ना केवल स्टडी मटेरियल में ही थैंक यू दूंगा, सर। नोट्स दूंगा, सब मैं ही प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सर। तो अभी आप बस सुन लो, 2-3 क्लास, 3-4 क्लास देखता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग सीरियस हैं, क्या है। बाकी सब कुछ मेरे पास वेल प्रिपेयर्ड है, सब प्रोवाइड करा दूंगा। मैं हाँ आपको एग्जांपल बता रहा था प्रोटोथेरिया का। प्रोटोथेरिया क्या है, ये रेप्टाइल और मैमल के बीच के कनेक्टिंग लिंक में आते हैं। इसमें कुछ मैमल ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, इसका मतलब कि हम जो मैमल क्लास बनी है वो रेप्टाइल से का मॉडिफिकेशन है, सीधा सीधा रेप्टाइल से उनका इवोल्यूशन हुआ है। तो कई हैं ऐसे जिनमें रेप्टाइल के और मैमल के भी करेक्टर हैं। एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जिसमें एकिडना आता है, टेक्योग्लोसस उसी का एग्जांपल है। या तीन, मैंने भी बताया ना किसके 3 जेनर होते हैं, जैग्लोसस या ऑर्निथोरिंकस, जिसमें अब ये पहले भी पूछा है, प्लेटिपस कहते हैं जिसको, प्लेटिपस ही कहता है जो एग ले करता है, लेकिन वो बत्तख की तरह जिसकी चोंच होती है, देखा भी होगा, डायग्राम में छपा होता है। नेक्स्ट इसका एविडेंस है एटाविज्म और रिवर्सन। रिवर्सन सादा सा समझा देता हूँ पहले, अब तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले क्या था, गाँव में भी खूब देखा होगा या सुना होगा कि कई बच्चे ऐसे होते जिनकी छोटी सी पूंछ हो जाती थी, या जिनके कैनाइन टीथ बहुत ज्यादा नुकीले हैं, या कोई ऐसा जो जिसकी एडल्ट फॉर्म में जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी बॉडी पे अनवांटेड हेयर बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू अदर ह्यूमन। इसका मतलब उसने उन करेक्टर्स को शो किया जो एंसिस्टर्स में थे, रिवर्सन शो किया। ये इसका मतलब कोई हमारे एंसिस्टर के पास ऐसा कोई ना कोई करेक्टर था जिसके जीन हमारे पास मौजूद हैं, पर वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से वो उनमें से कोई ना कोई एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे करेक्टर डेवलप हो जाते हैं। एक आती है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एक साइंटिस्ट आए, वॉन वियर। वॉन वियर ने इसके रिलेटेड में अपने 4 पोस्टुलेशन दिए, 4 प्रिंसिपल दिए कि भाई कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब, अब एक तरीका है एम्ब्रियोलॉजी में कि जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एम्ब्रियो उन करेक्टर्स को शो करता है जो उसके एंसिस्टर में थे। अब यहाँ ध्यान देना, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके एंसिस्टर की किस फॉर्म में थे, एम्ब्रियो की फॉर्म में थे या एडल्ट फॉर्म में थे या क्या था। उन्होंने सिर्फ देखा कि उन करेक्टर को शो करता है जो उसके एंसिस्टर में थे, या न केवल उसके एंसिस्टर में थे, किसी कॉमन एंसिस्टर में थे। उन्होंने ये इस तरह के उन्होंने कहा जैसे कि पहले क्या होता है, जब कोई एम्ब्रियो डेवलप करता है तो पहले कॉमन करेक्टर का डेवलपमेंट होता है, फिर कम कॉमन का होता है, फिर स्पेसिफिक करेक्टर का डेवलपमेंट होता है। और उससे जो मिलती जुलती जातियां हैं, उससे जो मिलती जुलती स्पीसीज हैं, धीरे धीरे उनके करेक्टर पहले आते हैं और फिर चले जाते हैं, डेवलप होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे एम्ब्रियो और डेवलप होता है तो वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी न किसी एनिमल का एम्ब्रियो किसी न किसी फेज में किसी न किसी स्पीसीज से मिलता है, ये उन्होंने बोला, वॉन वेयर ने। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया, उनके अपने प्रिंसिपल आ गए। अब बहुत सारी चीजें सही थी इसमें, लेकिन फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट हेकल। अच्छा, वॉन वियर के, इसको वॉन वियर का लॉ भी कहा जाता है, वेयर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। वॉन वेयर ने यहाँ पे एक गलती की, मैं फिर बता देता हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस फेज के थे, लेकिन जब ये वॉन वेयर का लॉ बना तब उन्होंने ये कहा कि भाई एनिमल अपनी एम्ब्रियोनिक फेज में अपने पूर्वजों की एम्ब्रियोनिक फेज को शो करते हैं, रिपीट करते हैं। अर्नेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी लॉ को बायोजेनेटिक लॉ दिया, और उन्होंने इसकी जो मूल धारणा थी, इस लॉ जो ये लॉ कहता था, ऑन्टोगेनी रिपीट फाइलोगेनी,
ऑन्टोगेनी रिपीट फाइलोगेनी लॉ ये कहता था, हेकल ने इसको चेंज किया और ये कहा कि भाई बेयर का जो लॉ है जो ये कहता था कि एनिमल अपनी एम्ब्रियोनिक फेज में अपने एंसिस्टर की एम्ब्रियोनिक करैक्टर को रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने एम्ब्रियोनिक फेज में अपने एंसिस्टर की एडल्ट करैक्टर को, एम्ब्रियोनिक करैक्टर को नहीं, उनके एडल्ट करैक्टर को रिपीट करते हैं। और ये वॉन वियर का ये दावा इन्होंने गलत कर दिया और ये ही लॉ सही माना गया। इसको कहते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, अर्नेस्ट हेकल ने दिया। 1 मिनट का गैप लूंगा, अभी आया मैं बस। मैं कहीं जा रिकैपिटुलेशन थ्योरी ये दी मुझे अर्नेस्ट हेकल ने, जिन्होंने वॉन वियर का वो लॉ गलत सिद्ध किया जिसमें कहा गया कि ऑन्टोगेनी रिपीट फाइलोगेनी। लेकिन उन्होंने ये नहीं ना बताया कि किस फेज को रिपीट करता है। उन्होंने कहा कि एम्ब्रियोनिक फेज को ही करता है, लेकिन ये हेकल ने गलत सिद्ध किया और कहा कि एम्ब्रियोनिक फेज के करैक्टर को रिपीट नहीं करता है, वो एम्ब्रियोनिक फेज में एंसिस्टर के एडल्ट करैक्टर को रिपीट करता है। अब नेक्स्ट जो इसके एविडेंस की अगर बात की जाए तो उसमें अच्छा इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसी में क्या था पुराने वाले में जिसमें वेयर का लॉ था, उसमें इसके कुछ ना बायोकेमिकल रिकैपिटुलेशंस भी हैं। जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आ जाएगी जब क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ाया जाएगा जूलॉजी का या बॉटनी का भी, तो उसमें ये चीज आ जाएगी कि क्या जो फिश है ना, मछली, वो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, और जो एम्फीबिया है उसका यूरिया है। लेकिन एम्फीबिया के टैडपोल फिश की तरह अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, वर्ड यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, पर उनके एम्ब्रियो कुछ समय तक अमोनिया का और फिर यूरिया का भी एक्सक्रीशन करते हैं। इसका मतलब ये उस करैक्टर को शो करते हैं कि उनका कोई एंसेस्टर्स कॉमन। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इवोल्यूशन का एक एग्जांपल ही है, एक एविडेंस ही है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जिस तरह की कंडीशन होगी, जिस तरह का हैबिटेट होगा, उस तरह की स्पीसीज होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन की फिंचेस। डार्विन फिंचेस करके डार्विन क्या किया साउथ अमेरिका में, जब वो टूर पे तो वर्ल्ड टूर पे निकला था, तो उसने कुछ बर्ड की एक स्पीसीज देखी, एक स्पीसीज, और चूंकि वहां पे बहुत सारे आइलैंड थे तो अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग एयर प्रेशर अलग था, टेम्परेचर अलग था, बहुत ज्योग्राफिकल कंडीशन ही अलग नहीं थी, वहाँ के वेदर भी सीजनल कंडीशन वहाँ की अलग अलग थी। तो उसने क्या देखा कि और हाँ उन पे खाने पीने की जो चीजें थी, जो उन पे प्लांट का वेरिएशन था वो भी अलग था। तो उसने देखा कि एक ही स्पीसीज जो किसी और आइलैंड पे चली गई, जो कहीं और दूसरे आइलैंड पे चली गई, उसी स्पीसीज पे अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग वेराइटी थी। मतलब किसी की चोंच लंबी थी, किसी की चोंच छोटी थी, किसी की चोंच मजबूत थी, किसी के पंखों का साइज छोटा था, किसी के बॉडी का, स्पीसीज एक ही थी। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और कोई कोई स्पीसीज इतनी ज्यादा अलग हो गई थी कि उसके लिए एक अलग स्पीसीज बनानी पड़ी। मतलब एक ही स्पीसीज में इतना वेरिएशन आ गया था कि उस वेरिएशन को देखते हुए अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से।
ये मैंने बेसिक से इसका बताया है इवोल्यूशन का, कि भाई इवोल्यूशन ऐसे ऐसे होता है, जिसमें डार्विन अच्छा इसी में ही 2-3 चीज और ले, वैसे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसे चलते रहोगे तो बहुत सारे इवोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं कि भाई, लेकिन वो पता है पर्टिकुलर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी कोई जेनेटिक्स पढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। एक दो वैसे बता देता हूँ जो कहीं आ नहीं सकते, जैसे एक दो बचता है मेरे पास में। प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस का मतलब होता है जिसमें मिमिक्री करते हैं, ये मतलब अभी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी बटरफ्लाई भी हैं जो अपने आपको मिमिक करते हैं, मतलब अपने कलर को किसी फ्लावर के कलर के साथ रिजेंबल करा देते हैं, अपने कलर को किसी प्लांट के कलर के साथ रिजेंबल करा देते हैं, दीवार पे बैठे तो दीवार के साथ रिजेंबलेंस करा दी, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस, मतलब कि भाई अपने आप को बचाने की क्षमता डेवलप हुई है उनमें ड्यू टू इवोल्यूशन, क्योंकि उनके किसी ना किसी एंसेस्टर ने वो फेज झेली है, इसलिए इनके अंदर चीज डेवलप हुई है, कैरेक्टर डेवलप हुआ है। एलेंटोलॉजी से मिलता है इसका चीज का कि अब मैं आ जाता हूँ ऑर्गेनिक की, अब मैं आ जाता हूँ इवोल्यूशन के। इवोल्यूशन हुआ कैसे इस चीज में, बहुत सारी थ्योरी आई इसमें, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली भी है, मैं पहले ही बताया, जिसको अलग अलग तरह के साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, लुई पास्टर जिनमें हो या फ्रांसिस्को रेड्डी हो, इनके एग्जाम्पल, इनके वो एक्सपेरिमेंट खूब पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में छपे भी हैं, वैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। रेड्डी ने क्या किया, जार लिया, एक जार खुला कर दिया, एक जार लूजली बाउंड किया, लूजली सील किया, कंप्लीटली सील कर दिया, 3 जार में उसने मीट ब्रॉथ ले लिया, मतलब सूप ले लिया मीट का, और एक में वो तीनों बॉईल करके उसने उनमें भर दिया, फिल कर दिया। जो खुला जार था उसमें बहुत सारे मैगट आ गए, बट हाउस फ्लाई के लार्वा आ गए, थोड़ी थोड़ी फंगस लग गई टाइम पे। जो लूजली बाउंड था उसमें कम आए, लेकिन जो पूरी तरह टाइटली बाउंड था, पूरी तरह सील था, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसने कहा स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो हो ही नहीं सकता लाइफ का, लाइफ की जनरेशन लाइफ से ही होती है, उसने इस चीज को सिद्ध किया। और लुई पास्चर ने भी फिर ऐसे ही किया, उसने भी एक एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किया, उसने फ्लास्क में ये ब्रोथ लिया और कॉटन से सील किया उसे, एक फ्लास्क को सील नहीं किया और दूसरे को नेक को फोल्ड कर दिया एस शेप में, तो जहां जहां फोल्डिंग के कर्व बनी हुई थी केवल वहीं तक ही माइक्रोब्स पहुंच पाए, तो वहीं सबसे ज्यादा माइक्रोब्स थे, अदरवाइज एंड तक पहुंच ही नहीं पाए, तो उसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। 2 एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने इस चीज को सिद्ध कर दिया था। अच्छा, इवोल्यूशन जब हो रहा था तो 16वीं शताब्दी से लगभग 16th सेंचुरी से इस बारे में बात होनी शुरू हुई कि इवोल्यूशन नाम की कोई चीज है, भाई अपने आप कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, और तकरीबन 400 साल में तरह तरह की थ्योरियां आती रही, किसी ने कोई थ्योरी दी, किसी ने कई साल तक लोग उन थ्योरियों को मानते भी रहे, फिर अलग अलग तरह की चीजें आई। जो सबसे कॉमन है, जो जिनके ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं, जो पब्लिश्ड हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लैमार्किज्म सबसे पहले लैमार्क आया, और लैमार्क ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लैमार्क का सिद्धांत कहलाता है। किताब भी लिखी मैंने पहले बताया था, फिलॉसफी जूलॉजी करके किताब लिखी। लैमार्क का जो थ्योरी है मैं रिपीट कर देता हूं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क ने कहा कि जिस ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा वो ज्यादा डेवलप होगा, जिसका कम किया जाएगा वो कम डेवलप होगा, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। उस समय जेनेटिक्स नाम की चीज तो इतनी ज्यादा थी नहीं, तो इन्होंने जो बोला कि ठीक है भाई ऐसा होता होगा, मतलब सीधा सीधा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर मैंने एक्वायर किया है, जो कैरेक्टर मैंने सीखा है, जो मैंने डेवलप किया है, उसकी इनहेरिटेंस, उसकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाना उसका। लैमार्क ने कहा, और जिराफ वाला एग्जांपल है, सभी लोग जानते भी होंगे कि भाई उन्होंने भी, सबने यही जिराफ वाला एग्जांपल दिया कि जिराफ पहले हिरन थे, घास कम हो गई तो धीरे धीरे ये पेड़ की पत्ती खाने लगे, और धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी गर्दन और आगे वाले पैर खींचने शुरू किए तो वो आगे वाले गर्दन और आगे वाले पैर इनके लंबे होते चले गए, और यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता चला गया। एक लाइन याद रखने के लिए केवल, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये लैमार्क ने दिया। लैमार्क ने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैरेक्टर चले जाते हैं जो एक्वायर्ड हैं। जैसे लैमार्क ने इसके लिए एग्जांपल भी दिया कि सांप पहले रेंग के चलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए पैर का यूज नहीं रहा, तो अब उनकी इस जनरेशन में पैर नहीं होते हैं, उनकी पिछली टांगे पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं।
लेकिन फिर एक साइंटिस्ट है सुमनर, उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, उन्होंने चूहों की पूंछ काट दी, और नहीं वो चूहों की पूंछ नहीं काटी, उन्होंने क्या किया, सुमनर ने क्या किया, सॉरी मैं गलत बोल गया, सुमनर जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, चूहों को कुछ चूहे ठंड में पाले और कुछ चूहे उन्होंने गर्मी में पाले। जो ठंड में चूहे पाले उनकी पूंछ और उनके कान छोटे हो गए, और जो गर्म एटमॉस्फेयर में पाले उनकी पूंछ और कान बड़े हो गए, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी होता रहा। तो लैमार्क के फेवर में भी एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। और कैमरर ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया। कैमरर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। अधिकतर एक्सपेरिमेंट चूहों पर ही हुए। पेवलोव का एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। पेवलोव का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने कुत्तों पर किया, उन्होंने कुत्तों को खाना खिलाते टाइम घंटी बजा देते थे। वो जब वो घंटी बजा देते थे तो कुत्तों को लगने लगा तो ये घंटी बजती, जब खाना खाते हैं तो उनकी सलाइवा अपने आप सीक्रेट होने लग जाती, जैसी घंटी बजती उन्हें लगता खाना मिलेगा। जनरेशन टू जनरेशन इस चीज की आवश्यकता कम पड़ने लगी कि उस चीज को सिखाना नहीं पड़ा कि, और नेक्स्ट जनरेशन में 5, 7, 10 जनरेशन बाद वो देखें कि घंटी बजा रहे हैं तो अपने आप से लार्वा का अपने आप से स्लाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। लेकिन इनकी आलोचना भी बहुत हुई। जैसे और कई साइंटिस्ट आए, जिसमें बीजमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किए एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज बताई कि अगर ऐसा है तो फिर एक लोहार जो काम करता है उसका एक हाथ बहुत मजबूत होता है, या तो उसकी जो जनरेशन है उनके अंदर भी, या पहलवान का जो बेटा होता है वो भी पहलवान ही बनना चाहिए। चूहों की पूंछ काटी, लेकिन 2-10 जनरेशन तक भी पूंछ कटे चूहे पैदा नहीं हुए। तो लैमार्क की आलोचना भी बहुत हुई। लैमार्क को, इसका मतलब लैमार्किज्म में कुछ चीजें ठीक थी और कुछ गलत थी। उस समय पता नहीं चल पाया क्योंकि जेनेटिक्स नाम की चीज थी नहीं, जेनेटिक्स कोई पढ़ नहीं रहा था। डार्विन आया उसके बाद में, बहुत नाम हुआ डार्विन का लैमार्क के बाद में, क्योंकि डार्विन ने लैमार्किज्म को पढ़ लिया था, थोड़ा सा उस चीज को जान लिया था। डार्विन एक ब्रिटिश सरकार का एक जहाज था एक तरह का, जिसका नाम था HMS वीगल। HMS वीगल पे वर्ल्ड टूर पे निकला। नाम याद रखना इसका, HMS वीगल पे वो वर्ल्ड सर्वे शिप था, वो एक तरह का। उस पे वो गया, उसने जगह जगह चीजें देखी, और जितनी जितनी थ्योरी पहले आई थी उन सबको वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उनको रिजेक्ट करता चला गया। और उसने एक थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करके किताब लिखी। उससे पहले उसने एक लेख भी लिखा था उसी किताब से मिलता जुलता, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की एक थ्योरी दी डार्विन ने कहा कि, उसने लैमार्किज्म को ही उठाया। उसने कहा कि जो हिरन जिराफ बने हैं उनके करेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऐसे नहीं गए हैं कि भाई वो थोड़े उन्होंने अपने पैर या गर्दन खींची। और उसने कहा कि ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ है कि जिन हिरन की गर्दन और आगे वाले पैर की वजह से वो पत्तियां खा पाए वो जीवित बचे, बाकी सारे मर गए। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं इसको। अब ये काफी हद तक सही साबित हुआ, क्योंकि इनके फेवर में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी चीजें, जिसमें एक वेलेस का एक चार्ट आता है। वेलेस का चार्ट है, खूब फेमस है, एनसीईआरटी में खूब पब्लिश है, क्वेश्चन भी खूब आए हुए हैं। और इसे बता देता हूँ क्योंकि इस पे खूब क्वेश्चन आते जाते हैं। बड़ा कॉमन सा है, बहुत बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर नीट की हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, सपोज दैट के 1000 बच्चा एग्जाम देने वाला है और 1000 सीटें हैं, तब क्या कंपटीशन की जरूरत है? सभी के सभी तो सेलेक्ट हो जाएंगे, कंपटीशन की कोई नीड है ही नहीं। और अगर ऐसा होता कि 1000 सीट हैं और केवल 700 बच्चे 12th पास हैं बायोलॉजी से, तो उन्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको उठा के ले जाया जाता कि आप प्लीज MBBS कीजिए, नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है और बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, तो सभी डॉक्टर बन जाते, गधे घोड़े सब। लेकिन डार्विन कहता है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल। डार्विन सीधा सीधा ये कहता है। वेलेस का चार्ट इस चीज को दिखाता है कि वेलेस का चार्ट ये कहता है कि जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स इस अर्थ पर हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सब के अंदर रिप्रोडक्शन की बहुत ज्यादा कैपेसिटी। इसका मतलब वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बना सकते हैं।
लेकिन फिर भी नेचर ने सबकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ, एक बैलेंस्ड फॉर्म में है पॉपुलेशन, कांस्टेंट फॉर्म में एक पॉपुलेशन सबकी है। इसका कारण है उनका लाइफ स्ट्रगल। अब यहाँ डार्विन वाला शब्द आ गया, उसने सिर्फ इसी चीज को प्रूव किया था कि हर एक एनिमल, हर एक लिविंग बीइंग, जिसमें कि न केवल एनिमल बल्कि प्लांट्स, एक प्लांट इतने सारे प्लांट बना सकता है जिसकी हद नहीं, लेकिन बना नहीं रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि एक चीज नेचुरल सिलेक्शन है, एक लाइफ स्ट्रगल एक चीज है। तो डार्विन का पहला पॉइंट सही है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। अच्छा, अगर लाइफ स्ट्रगल है तो क्या इसकी जो स्ट्रगल से एक स्पीसीज एक्वायर करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, वो चीज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होती है, भले ही उस फॉर्म में ना हो या एग्जैक्ट ना हो। अगर ऐसा है तो खुद से ही जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पहली वाली जनरेशन से स्ट्रांग होगी, ब्रिलियंट होगी, फास्ट होगी। ऐसा है, यही कहता है वो भी, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। वो उसके सेकंड पॉइंट को भी प्रूव करता है। और अगर नेचुरल सिलेक्शन है तो जो जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उनमें तो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली उनमें तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो नई स्पीसीज है वो ऑलरेडी तैयार है चेंज के लिए। 3 पॉइंट डार्विन के हैं और तीनों को वेल स्टार्ट कंप्लीटली। अब इसमें किस तरह का वो क्वेश्चन बना देता है, वो क्या करता है, पॉइंट छेड़ देगा। जैसे वो कुछ कह देगा कि भाई जितने लिविंग बीइंग है उनमें रिप्रोडक्शन की खूब कैपेसिटी, ऑफस्प्रिंग बनाने की खूब कैपेसिटी है। आफ्टर दैट व्हाई द पॉपुलेशन इज बैलेंस्ड, और 3-4 ऑप्शन दे देगा। वो चार्ट बनाता है और कोई ना कोई ऑप्शन गायब कर देता है। इस तरह के पीछे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो, बस 1 ही मिनट का टाइम है। टाइप करके पूछ लेना, क्वेश्चन अपना टाइप कर दो। इसका कैरेक्टर ऑफ एंसेस्टर एक्चुअली इतिहास। ऑन्टोगोनी का मतलब है एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अपने इतिहास को रिपीट करना। ये तो कहा वॉन वियर ने, अपने एंसेस्टर के हिस्ट्री को रिपीट करना। वो बाद में हैकल ने कहा कि वो एडल्ट कैरेक्टर को रिपीट करते हैं। एंटागोनी रिपीट फाइलोजेनी या फाइलोगोनी, इसका मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ऑन्टोगोनी मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन, फाइलोजेनी मतलब हिस्ट्री या एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स हिस्ट्री, हिस्ट्री है एक तरह से वैसे इसका मीनिंग। तो वो अपनी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अपने एंसेस्टर्स के कैरेक्टर को रिपीट करते हैं। दैट इज बस ऑन्टोगोनी रिपीट फाइलोगोनी। हेलो सर। टाइप कीजिए क्वेश्चन, सर मेरा चैट बॉक्स नहीं काम कर रहा है सर। बताइए। चैट बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन बोल दीजिए अगर है तो, वरना मैं आगे चलता हूँ। नहीं है, जी सर आगे चलिए। कोई बात नहीं। सर ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है सर चैट बॉक्स? दिखाई दे जाएगा, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, नॉट अ बिग इशू। चैट बॉक्स दिखाई नहीं देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना तुम्हें? मेरी आवाज आ रही है ना?
जी सर। बस ठीक है फिर। मैं आगे चलता हूँ। मैंने यहाँ तक केवल इवोल्यूशन के बारे में बात की, जिसमें मैंने डार्विन के बारे में बात की, लैमार्क के बारे में बात की है, और अब दो साइंटिस्ट और हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है, जिनमें ह्यूगो डी ब्रीज है और टी एच मॉर्गन है, थॉमसन डी मॉर्गन। ह्यूगो डी ब्रीज जिसने सबसे पहले म्यूटेशन बताया, उसने बताया कि म्यूटेशन जितना भी इवोल्यूशन हुआ है सब म्यूटेशन से हुआ है, उन्होंने ये बोल दिया। लेकिन टी एच मॉर्गन ने कहा कि इवोल्यूशन सारा का सारा म्यूटेशन से नहीं हुआ, लेकिन म्यूटेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। थॉमसन डी मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं उसको, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और अलग अलग तरह की चीजें थी। बस खाली इतना याद रखने की बात है कि हाँ, डी ब्रीज ने म्यूटेशन नाम का कॉन्सेप्ट दिया, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन इस पे है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ इवोल्यूशन में। अब मैं अपने थ्योरीज पे आता हूँ। लैमार्क और इन सब की थ्योरी के बाद बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, लेकिन जेनेटिक्स उस समय तो कोई थी ही नहीं। एक लॉ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो कि एक्चुअली में अगर बात की जाए तो मेंडल के लॉ का ही कंक्लूजन है एक तरह से। मेंडल के लॉ को अगर कंक्लूड कर दिया जाए तो वो लॉ बन जाएगा। वो लॉ है हार्डे-वीनबर्ग का नियम, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन अ पॉपुलेशन। हार्डे-वीनबर्ग रूल कहते हैं। रूल क्या कहता है ये हार्डे-वीनबर्ग का? हार्डे-वीनबर्ग ने क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की कुछ एलील कहते हैं किसी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब आपको थोड़ा बेसिक बेसिक सा पता होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। इवोल्यूशन में आ गया, ये टॉपिक इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, यहीं का ही टॉपिक है और यहीं का क्वेश्चन भी यहीं का बना हुआ है। मतलब मेंडल ने जैसे प्लांट लिया था, पी प्लांट, और उसमें उसकी हाइट को स्टडी कर रहा था। वो तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब एक टाल था एक ड्वार्फ था। दोनों हाइट के करेक्टर हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो इन दोनों का अगर जीन टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसलिए एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। अलील समझ में आ गया होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है अलील। हार्डे वो मैंने इसलिए बोल दिया कि यहाँ वो शब्द आने वाला है अलील नाम का। हार्डे-वीनबर्ग कहता है कि भाई जो अलील की फ्रीक्वेंसी है ना, अलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहती है। कोई एक जीन ले लेते हैं, मैं कोई भी एक जीन ले लूं, ऐसे तुक्का मार लूं, एज्यूम कर लेता हूं कि कोई कैपिटल ई करके मेरे पास में जीनोटाइप है। एक जीनोटाइप है मेरे पास में, जो मतलब एक गैमीट है स्मॉल ई। जब मैं कैपिटल ई और स्मॉल ई का क्रॉस करा देता हूं तो मेरे पास में एक जीनोटाइप बन जाता है, कैपिटल ई स्मॉल ई। ठीक है, फिर मैंने उसकी सेल्फ क्रॉस करा दी। मैं कह रहा हूँ ना, मेंडल का ही मैथमेटिकल फॉर्म है। मेंडल के भी तो फर्स्ट लॉ में यही होता है, हम कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा देते हैं, F1 मेरे पास मिल जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मैं क्या करता हूँ, उसी की सेल्फ क्रॉस करा देता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो मेरे पास में 3:1 का रेशो आ जाता है। यही होता है ना फिनोटिपिकली, और जीनोटिपिकली 1:2:1 का रेशो आ जाता है। हार्डे-वीनबर्ग ने कुछ नहीं किया इसमें, इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रहती है किसी पॉपुलेशन में। बस उन्होंने मैथमेटिकली ये प्रूव करने की कोशिश की है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले दे रहा हूँ इसलिए। तो मैंने कैपिटल ई का एग्जांपल ले लिया, आप कैपिटल टी भी ले सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो मेरे पास में एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीनोटाइप मेरे पास में कैपिटल ई आ गया, एक कैपिटल ई स्मॉल ई, और एक स्मॉल ई। ये तीन तरह के मेरे पास में जीनोटाइप आ गए, अगर मैं एक ही तरह की जीन की बात कर रहा हूं तो। अब मैं ऐसे मान के चलता हूं कि अगर कैपिटल ई का जो आदमी है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पर्सन है किसी पॉपुलेशन में, मैं मान लूं 20 है मेरे पास, एक जीन 20 है, तो उसका जो मेरे पास में जाइगोट है, जो उसका मेरे पास में एक कंप्लीट एलीलिक फॉर्म है, वो एग्जैक्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल ई तो 2 बार है ना। कुल जीन मेरे पास में 40 हो गए। कैपिटल ई जीन की संख्या 40 है और स्मॉल ई की कोई संख्या ही नहीं है। एक जीनोटाइप कैपिटल ई के अंदर। दूसरा जीनोटाइप जो मेंडल लॉ पढ़ा होगा जिन लोगों को बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, दूसरा जो जीनोटाइप है मेरे पास में वो कैपिटल ई स्मॉल ई है। मैंने माना कि इसमें क्या है, टोटल पॉपुलेशन में जो इस जीनोटाइप के लोग हैं वो 40 हैं, कुल जीन 80 होंगे,
इसमें कैपिटल ई भी है और स्मॉल ई भी है, तो दोनों इक्वल होंगे, 40-40 होंगे। स्मॉल ई 40 हैं, कुल जीन 80 होंगे, कैपिटल ई कोई है नहीं, स्मॉल ई के स्मॉल ई आगे टोटल 80 के 80, 100 लोग थे, 200 जीन थी, कैपिटल ई 80 थे, स्मॉल ई 120 आ गए मेरे पास में। टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास में कांस्टेंट ही रही। कैपिटल ई मेरे पास में अगर मैं परसेंट निकालता हूँ 200 में से 80.4 और वो 120 200 में से 0.6, P plus Q is equal to 1, that is हार्डे-वीनबर्ग लॉ। अब ये दोनों एलील मेरे पास में, यही दो एलील की बात नहीं, और भी कोई एलील किसी भी पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। बस इवोल्यूशन के इसके अलावा जो कारण हैं वो ये हो सकते हैं मेरे पास में कि म्यूटेशन हुआ हो, माइग्रेशन हुआ हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई हो, या नॉन रैंडम मेटिंग हो गई हो, या नेचुरल सिलेक्शन। ये सब मेरे पास में और भी कोई कॉज हो सकते हैं इवोल्यूशन के। आगे की बात करता हूं मैं। इसके अलावा ये सब बात थी मेरे पास में अब तक माइक्रो इवोल्यूशन की। बात है मैक्रो इवोल्यूशन, जिसमें स्पीसीज बनी। ये तो मैंने विद इन स्पीसीज बात की, जिसमें बड़ी बड़ी स्पीसीज न केवल बनी बल्कि वो एक्सटिंक्ट भी हुई, वो खत्म भी हुई, और नई फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हुआ उसमें। इस तरह की चीजें उसके अंदर हुई। ये आता सारा का सारा मेरे पास में, जिसके अंदर मैं कहूँ स्पेसिफिकेशन हुआ एक्चुअली में मैक्रो इवोल्यूशन में। मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन की हम बात करेंगे, कैसे होता है मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, म्यूट कर देता हूँ। सर ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया। प्रीवियस टॉपिक कौन सा? टॉपिक का नाम बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा प्रीवियस। नेचुरल सिलेक्शन। ओके 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 ओके, रिपीट कर देता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक, ऐसा कुछ है नहीं। डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी थी, कुछ भी ऐसा खास नहीं था। मतलब डार्विन ने बोला कि भाई हिरन से जिराफ बनने की प्रक्रिया में, हिरन से जिराफ बनने की प्रक्रिया में केवल वही हिरन जिराफ बने जो नेचर द्वारा सिलेक्ट हो, जिन्होंने स्ट्रगल किया। जो ऐसा नहीं है कि एकदम से लैमार्किज्म की तरह नहीं था कि भाई उनके पैर धीरे धीरे गर्दन लंबे हुए, जब जिन वो उनका गर्दन पत्ती तक पहुंच गया, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। उसने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला उसने। उसने नेचुरल सिलेक्शन बोला कि वो जो वही बचेगा जो अपने आप को क्विकली चेंज करेगा। तीन चीजें उसने दी, जिसमें उसने बोला लाइफ एक स्ट्रगल है, अगर लाइफ एक स्ट्रगल है तो लाइफ एक स्ट्रगल है तो उसे चेंज होना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर कोई अडॉप्ट कर लेता है, अडेप्टेशन हो जाती है, और वो अडेप्टेशन उसके जेनेटिक लेवल, उसने जेनेटिक लेवल भी नहीं बोला उस समय, तो जेनेटिक्स का इतना बात ही नहीं थी, लेकिन ये चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर कोई उसकी जेनेटिक लेवल तक पहुंच जाती है तो वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चली जाती है, और नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले ब्रिलियंट होती है और फास्ट होती है, इसीलिए वो चेंज को क्विकली एक्सेप्ट कर लेती है। सारी कहानी, और कोई खास बात ही नहीं। मैं आ जाता हूँ मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन पे। जातियां बनती कैसे हैं, स्पीसीज बनी कैसे हैं। एलोपैथिक स्पेसिफिकेशन, एक एक शब्द बोलूंगा और डेफिनेशन इनकी अपने आप से ही आ जाएगी। एलोपैथिक स्पेसिफिकेशन में सबसे बड़ा शब्द है एडेप्टेशन। रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो स्पीसीज हैं वो अलग हैं एक्वाटिक स्पीसीज से, या उन स्पीसीज से जहां बहुत सारी ग्रीनरी है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनका जो मतलब हैबिटेट ही अलग है, तो बहुत सारी चीजें अलग ही हैं। उनकी बॉडी के ऊपर कैसा फेदर है, वो सब चीज एकदम अलग है। वो टेम्परेचर रेडिएट करते हैं, वाटर स्टोर कैपेसिटी कैसी है, सब चीज अलग है। एडेप्टेशन एक टर्म है
जिसकी वजह से स्पेसिफिकेशन हो सकता है या हुआ भी है। जहां जहां एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उन स्पीसीज ने जिनने अडॉप्ट किया है, जिनने चेंज किया है, जो चेंज को रेस्पॉन्ड कर पाए हैं, उनके अंदर चेंज अलग तरह के हुए और उनका स्पेसिफिकेशन अलग तरह से हुआ है। दूसरी है सिंपैट्रिक स्पेसिफिकेशन। का मतलब होता है, सिंपैट्रिक स्पेसिफिकेशन मतलब जेनेटिक लेवल के स्पेसिफिकेशन की बात है। कभी कभी क्या होता है, जब मियोसिस हो रहा होता है बॉडी के अंदर, मियोसिस हो रहा होता है, तो क्या है, एनाफेज में क्या क्रोमेटिड अलग तो हो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एक ही कोशिका में, एक ही सेल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, जिसकी वजह से मे बी नई स्पीसीज बन सकती है। और फिर जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही चलता चला जाता है। जेनेटिक लेवल की बात है। दो और मेथड इसमें ही आते हैं, जिसको मैं कहता हूँ एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस। एनाजेनेसिस का मतलब होता है कि वो कहीं जाते नहीं, कहीं मूव नहीं कर रहे, एक ही जगह रह रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, फिर धीरे धीरे इतना परिवर्तन हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है, एक में ही इतना चेंज कर दो कि वो उसकी जो ओरिजिन है वो ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, वो ही एकदम अलग हो जाए, धीरे धीरे, चाहे म्यूटेशन से हो चाहे कैसी हो, एक ही स्पीसीज के अंदर न्यूमरस चेंज हो जाना, दैट इज एनाजेनेसिस। और इसके बिल्कुल अलग कोई और स्पीसीज एक जगह रह रही थी, वो कहीं चली गई, उसका माइग्रेशन हो गया, या एनवायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट किसी ने तो चेंज अडॉप्ट किया, किसी ने नहीं किया, वो उसने अपनी हैबिटेट चेंज कर दी, उसने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी। ये कहलाता है क्लैडोजेनेसिस। दो तरह की चीज है मेरे पास में, एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस। एनाजेनेसिस का मतलब है एक में ही चेंज होता चला गया, वो एक में ही थोड़ा 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 करके इतना ज्यादा चेंज हुआ, वो भले ही लाखों सालों में हुआ, हजारों सालों में हुआ, उससे मतलब नहीं, पर एक मूल जो मेरे पास में स्पीसीज थी, उसी में इतना चेंज हो गया कि अब वो खुद में ही एक अलग स्पीसीज बन गई। ठीक है। और एक ऐसी थी जिसमें थोड़ा सा भी शुरू में चेंज हो रहा था, तो उसने क्या किया, फटाक से माइग्रेट कर लिया और वहां जाके वो स्प्लिट कर गई और वो अपने आप में अलग स्पीसीज बन गई। दो अलग अलग तरीके थे स्पेसिफिकेशन के। ये भी पहले बात की मैंने एलोपैट्रिक, और दूसरी बात की मैंने सिंपैट्रिक। मैंने दोनों में बताया आपको कि एडेप्टेशन, जिसकी वजह से जीन पूल चेंज हो जाता है, और दूसरा जो सिंपैट्रिक था, उसमें जीन पूल चेंज होने के कारण मैंने आपको बताया कि क्या मियोसिस में, क्या एनाफेज में क्रोमेटिड अलग नहीं हुए हों, तो किसी डॉटर सेल में ज्यादा क्रोमोसोम, किसी में कम क्रोमोसोम, जिसकी वजह से भी स्पेसिफिकेशन होता है। यहाँ मैंने बताया एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं। हालांकि रेट ऑफ स्पेसिफिकेशन बहुत स्लो है, ऐसा होता नहीं है कि आसानी से कोई स्पीसीज बन जाए और बस। बेसिक चीज थी मेरे हिसाब से, इवोल्यूशन की बेसिक चीज मैंने बता दी है। 1 मिनट का टाइम है, कुछ पूछना है, कुछ मिस हो गया पूछ लो, वरना मैं नेक्स्ट इसी में ही एक और टॉपिक है जो उसे शुरू करता हूँ, और उसके तुरंत बाद में मोनेरा शुरू कर दूंगा। ठीक है, पूछ लो, टाइप करना, बोलना मत।
फिटनेस नहीं बोलो बच्चे, मैंने बोला फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो डार्विन ने कहा था, उसमें फिटनेस नहीं शब्द इस्तेमाल हुआ था। फिटेस्ट मतलब बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि मैं डार्विन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, उसने फिटेस्ट की शब्द इस्तेमाल किया। डार्विन के अनुसार फिट वो है जो चेंज को क्विकली एक्सेप्ट करता है। जो मोस्ट ब्रिलियंट है उसने उसको फिट नहीं कहा। डार्विन ने नहीं कहा कि जो मोस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो फिट है। डार्विन ने कहा जो चेंज को, जो अडेप्टेशन को एक्वायर कर लेता है, जो चेंज को अडॉप्ट करता है, एक्चुअली किसी भी तरह के एनवायरमेंटल चेंज के खिलाफ वो एक फ्लो में चलता है, डार्विन ने उसे फिट कहा। चैट बॉक्स में अपने फोटो डालना बंद कीजिए। जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो एक बार और सुन लें, ये कोई डेटिंग ऐप नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए है। नहीं पढ़ना आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको निकाला जाएगा, बहुत बुरा लगेगा। ये एक कारण है कि अभी तक मैं अपनी क्लास में, आप भी लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ जो 12th के सारे बच्चों को आती है, सिर्फ वही बात कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि बच्चे सीरियस हैं तब मैं वो बात करूंगा जो नीट में भी आती है। उसके लिए मुझे कम से कम 10 क्लास लगेंगे, 10, 12, 15 क्लास बाद वो लोग चले जाएंगे अपने आप से ही। तब उसके बाद जो लोग बचेंगे मैं केवल उन्हीं से बात करूंगा, उनके बारे में बात करूंगा। फिजिकल क्लास, चौक डस्टर वाली क्लास अटेम्प्ट करूंगा, उन बच्चों को भी बुलाऊंगा, उनसे न केवल स्टडी मटेरियल उनके पास पहुंचाऊंगा बल्कि टेस्ट सीरीज उनके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और कोई बच्चा खाली टेस्ट सीरीज भी कर लेगा ना, बिल्कुल केवल टेस्ट सीरीज पढ़ लेगा कोई बच्चा खाली, और केवल उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेगा, तो भी उसका हो जाएगा। एटलीस्ट बायोलॉजी की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो ये कोई, अगर आप ये सोच के यहाँ आए हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया मस्ती मारने के लिए, तो वो 2-4 क्लास में पता चल जाएगा, आप निकाले जाओगे या आप खुद निकलोगे, सीधी बात है। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कीजिए सही डायरेक्शन में, इस तरह से चीजें चल नहीं पाएंगी। ऐसे मैं यहाँ कहानी सुनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अलील का एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ, अच्छा ये ठीक है। वैसे जेनेटिक्स में एक चीज आएगी मेंडल लॉ करके, वहां पर क्या है मैं फिर बता देता हूँ। जो लोग 12th पास होंगे उनको पता भी होगा, वैसे 10th में भी है, जिन्होंने थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा उन्होंने 10th में भी पढ़ा होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जेनेटिक्स में मैं इसे पूरा विस्तार से समझाऊंगा जब जेनेटिक्स नाम की चीज पढ़ाई जाएगी। ये तो इवोल्यूशन में आ गया, तो यहाँ मैंने इसे बता दिया, और जेनेटिक्स में इसे खूब खोल के समझाऊंगा कि एलील क्या है, जीन क्या है। फिर भी छोटा सा मैं बता देता हूँ अगर यहाँ है तो, कि मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों हाइट के ही करेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ। तो यहाँ पर जो करेक्टर का जीन है, ओ सॉरी, मेरे पास जो हाइट का जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक दूसरे के अलील भी हैं। किसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म अलील होती है, किसी भी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म अलील होती है। तो ये हाइट के अल्टरनेटिव फॉर्म में ड्वार्फ भी है और वो टॉल भी है। तो अलील क्या है, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता था इवोल्यूशन में कि भाई कितना भी चेंज हो, पॉपुलेशन माइग्रेट करे या पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरफ चले या एडॉप्टेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, लेकिन क्या एलील फ्रीक्वेंसी नॉर्मली किसी पॉपुलेशन के अंदर कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है। अलील फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? अलील फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया कि अगर आप, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कुछ नहीं है, वो केवल मेंडल के लॉ का, मेंडल ने जो लॉ दी केवल उनका एक मैथमेटिकल फॉर्म सी है खाली, और कोई खास चीज उसमें है नहीं। मेंडल ने भी तो यही कहा था कि आप एक पी प्लांट में जो एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, आप उनका क्रॉस करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो F1 मेरे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, ये आता है। फिर मैं उसका क्या करता हूँ, सेल्फ क्रॉस करा देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ क्रॉस करा देता हूँ, तो मेरे पास में 3 टॉल प्लांट मिलते हैं, एक ड्वार्फ मिलता है फिनोटिपिकली। और जीनोटिपिकली मेरे पास में एक प्योर टॉल प्लांट है, एक प्योर ड्वार्फ है, और 2 मेरे पास में हाइब्रिड टॉल हैं। तो एक हाइब्रिड टॉल ले लिया उसने फिर से। या ये भी जो मैंने एग्जांपल दिया हार्डी-वीनबर्ग वाला,
उसमें भी ये था, उसने टी की जगह क्या है कि कोई एलील ई ले लिया है, कैपिटल ई। तो कैपिटल ई एक जाइगोट है जो, जिसमें मेरे पास में जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर उसमें मेरे पास में कैपिटल ई जीन 20 है तो टोटल नंबर ऑफ जीन मेरे पास में 40 हो जाएगी एक पॉपुलेशन में। ये इस तरह से समझा दूंगा फिर, ऐसे इतना समझ लो बस खाली से कि हार्डी-वेनबर्ग क्या है, वो मैथमेटिकल फॉर्म है मेंडल के लॉ की, जो कहती है किसी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। सर जी जिराफ हिरन से ही बने हैं, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट के वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन करेक्टर गए कैसे होंगे, क्वेश्चन तो ये है यहाँ पे, किसी ने पूछा नहीं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जिराफ हिरन से बने ये केवल एक एग्जांपल है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे बनती है, दैट इज द क्वेश्चन। इवोल्यूशन में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि स्पीसीज बनी कैसे हैं, ये हम सब जो चीज देख रहे हैं बनी कैसे हैं। चलो ये मैं मान लूं कि जिराफ हिरन से बने हैं, लेकिन और भी तो स्पीसीज है, ये तो केवल एक एग्जांपल था खाली, और स्पीसीज कैसे बनी है। माइक्रो इवोल्यूशन की पहले बात की, फिर मैक्रो इवोल्यूशन की बात की, फिर मैंने स्पेसिफिकेशन भी थोड़ा सा समझाया, जिसमें मैंने आपको अडैप्टेशन जीन पूल के बारे में थोड़ा सा एक एक शब्द बताया, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई क्या पता मियोसिस में कोई गड़बड़ हुई हो। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जब कोई नई स्पीसीज बनती है तो या तो एक में इतना ज्यादा चेंज हुआ हो, या दूसरी स्पीसीज भग गई हो, माइग्रेट कर गई हो और कहीं जाके चेंज कर लिया हो। तो ये बड़ी चीज थी, क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन नहीं कि जिराफ कैसे बना है, क्वेश्चन ये कि स्पीसीज कैसे बनी है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब वो स्पीसीज बन गई तो स्पीसीज तो वो है ना जो दिख रही है, फिनोटाइप है जो, जीनोटाइप कैसे चेंज हुआ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे गई ये करैक्टर, एक ने चेंज कर लिया। तो इसका मतलब चेंज एक बहुत स्लो प्रोसेस है, जो बहुत लंबे टाइम बाद कोई एक्वायर्ड करैक्टर भी जेनेटिक हो सकता है, जो ये प्रूव करता है इवोल्यूशन, यही तो बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्वायर्ड करैक्टर भी जेनेटिक हो सकता है। लेकिन इवोल्यूशन इतनी बड़ी चीज है जो केवल एक्वायर्ड करैक्टर से नहीं चली होगी, उसमें वाकई में जेनेटिकली चेंज हुए होंगे, म्यूटेशन हुआ होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जरूर। ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। एक चीज लिख लीजिए, एक 4-5 लाइन 4-5 वर्ड की एक चीज है, वो लिख लीजिए आप में से किसी ने पूछा नहीं, मैं सोच रहा था कोई पूछेगा कि क्या इवोल्यूशन एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल है क्या ये, क्या ऐसा है कि भाई आपने पूछा हिरन से जिराफ बना है क्या, आपने ये नहीं पूछा कि जिराफ से हिरन भी बने हैं कभी, क्या ऐसा हो सकता है। डॉलो लॉ है ये, लिख लो ये DOLLO, डॉलोज लॉ। डॉलोज लॉ कहता है इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, एक बार हो गया तो हो गया, वापस नहीं आ सकता, यूनिडायरेक्शनल है, वॉल्व की तरह यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल। सर बोलो सर, अगर पुरानी वाली कंडीशन वापस आ जाए तो इवोल्यूशन में सर नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो। सर जैसे पहले कंडीशन थी जिसमें पानी ज्यादा हुआ करता था, एक्वेटिक एनिमल ज्यादा, अब सर फिर से सर वही वाली कंडीशन आ जाए कि पानी फिर से ज्यादा हो जाए, या सर जैसे जैसे सर पुरानी कंडीशन थी, तो सर फिर से सर वो इवोल्यूशन बैकवर्ड नहीं हो सकता। यही मैं बता रहा हूँ, इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, दैट इज डॉलो लॉ, बैकवर्ड नहीं हो सकता, कुछ और नई स्पेसिफिकेशन हो सकता है, इवोल्यूशन हमेशा आगे की दिशा में काम करता है, हमसे ही चेंज होकर कुछ और बन जाएगा, लेकिन हम वापस वो नहीं बन सकते जहां से हम बने हैं। और एक लॉ और भी है कि जब बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती हैं तो वो प्रीवियस कंडीशन में पहुंच जाती हैं, ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन डॉलो लॉ ये कहता है कि इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, वो एक दिशा में चलता है, केवल बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो बात अलग है। तो सर जब सर चेंज हो जाएगा तो सर ये पॉसिबल तो है ना। नहीं, किसी चीज को 360 डिग्री घुमाने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज घूमी ही नहीं है। अच्छा, 360 आप घुमा दो किसी चीज को तो वो अपनी पहली वाली फेज में आ जाती है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये थोड़ी कि उसने ट्रेवल नहीं किया है। सर ट्रैवल तो किया है, लेकिन मैं मानता हूं सर तभी तो सर इवोल्यूशन होगा।
ऐसा अब तक नॉन लॉज के आधार पे, अब तक, हम फ्यूचर की तो बात है ये, अब तक जो मेरे पास में लॉ है वो ये कहता है, अब तो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है। साइंस ऐसे तो काम करती है, प्रिडिक्शन पे थोड़ा ना काम करती है, तो एक्सपेरिमेंट पे काम करती है। अब तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, अब तक कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जो ये बताता हो कि इवोल्यूशन इरिवर्सिबल हुआ है। बस हाँ सर, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन पॉसिबल हो तो जाए। हो सकता है सर, अगर हो तो पॉसिबल हो सकता है ये। ये तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है बच्चे। हाँ सर, हाइपोथेटिकल तो पॉसिबल है सर। कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, आप म्यूट कर लीजिए खुद को, मैं म्यूट कर देता हूँ वरना। कुछ लॉ और लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो थोड़ा। हालांकि ये जो लॉ है ये इकोलॉजी में भी आ जाते हैं अगर इकोलॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ बात शुरू हो गई है तो मैं यहीं लिखवा देता हूँ। फर्स्ट लिख लीजिए कॉप लॉ, COPE, कॉप्स लॉ, COPE, कॉप्स लॉ। In the course of evolution, there is tendency, Cobb's law. In the course of evolution, there is tendency in animals to increase in size. To increase in size. Cobb's law. Cobb's law कहता है कि एनिमल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना साइज बढ़ाते हैं इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। आप सब लोग बोलते रहोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। In the course of evolution, there is tendency in animals to increase in size. नेक्स्ट लिखिए बर्गमैन्स लॉ, पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। BERGMAN's लॉ, BERGMAN एपिस्ट्रोफी वाला S, बर्गमैन्स लॉ। वार्म ब्लडेड एनिमल are larger in size in the colder region as compared to सर एक बार और रिपीट hotter कीजिए। part। रिपीट कर देता हूँ। Bergmann's law, BERGMAN apostrophe S law, Bergmann's law, warm WARM, warm blooded animal are larger in size in the colder region as compared to hotter part, HOTTER, hotter part। नेक्स्ट एलेंस लॉ, आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। एलेंस लॉ, ALLEN एपिस्ट्रोफी S लॉ, एलेंस लॉ। Extremities like tails and ears। सर प्लीज रिपीट अगेन। Allen's law, ALLEN, Allen's law,
Like Extremities, EXTERMITIES, एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं जिनको, लाइक टेल्स एंड ईयर become smaller in colder area. once repeat now. Allen law, extremities like tails and ears become smaller in colder area. नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए डार्विन, Darwin. DARWIN, डार्विन. It is a unit of measurement. साइंटिस्ट का नाम भी है, यूनिट का नाम भी है ये. It's a unit of measurement of evolutionary rate. It is a unit of measurement of evolutionary rate. One Darwin is change in the character by a factor of Change in the character by a factor of small e in 1 million year. In 1 million years. अभी एक मिनट बच्चे लिखो थोड़ा, कहाँ छूट गया बताओ. Darwin, it is a unit of measurement of evolutionary rate. One Darwin is change in the character by a factor of small e in 1 million years. Small e is equal to 2.718. Small e is equal to मैं बात करता हूँ अब, मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ. पहले मैं ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करूंगा. हालांकि मुझे यहाँ एआई ऑपरेंट की बात भी करनी चाहिए जिसने केमिकल एज वेल एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया, लेकिन एआई सर ऑपरेंट पे एक बहुत बातें हैं, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया. कभी कोई एक आध क्वेश्चन पूछा जाता था पहले कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी, तो वो एआई ऑपरेंट और जेबीएस हल्दार ने. जेबीएस हल्दार ने बाद में इंडिया में आके बस गए थे, यहीं दिल्ली में रहते थे, 2004 के आसपास एक्सपायर हुए. Sir, my 7 year last है sir. आज
ये किसी बच्चे ने पूछा है, सर स्टोकेस्टिक्स प्रोसेस क्या होता है? इवोल्यूशन में मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। एक रैंडम फॉर्मेट है, एक रैंडम फॉर्मेट में ऐसा कोई खास चीज है नहीं, बता दूंगा। बोर्ड चाहिएगा इसके लिए, लिख लो, कभी बता दूंगा। चलता हूँ ह्यूमन इवोल्यूशन पे। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एआई ऑपरेंट की और जेबी सल्दाने की बात कर रहा था। एआई ऑपरेंट कोई अब ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, अब इसलिए मैं इसे थोड़ा स्किप कर देता हूँ। मैं केवल बात करता हूँ उन चीजों की जिसपे मेरे क्वेश्चन बन जाता है। इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ह्यूमन इवोल्यूशन पे भी मैं बहुत कम कम बात करूंगा, क्योंकि ये इवोल्यूशन कम हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें कि मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ह्यूमन से मिलते जुलते जो अभी कॉमन मेरे पास में जो अभी एट प्रेजेंट जो ह्यूमन है उसके सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर्स कहाँ कहाँ मिले हैं और क्या क्या उनके नॉमिनेशन हुए हैं, उनका नेमिंग कैसी कैसी है। बस मैं इसकी बात करूंगा और ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। और मैं मतलब ऐसे आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस और ये सब चीजें आ जाएंगी। मैं इतनी सारी कोई बात ही नहीं करूंगा, मैं सीधी आपसे बात करूंगा ह्यूमन एंसेस्टर की। यहाँ पर ह्यूमन एंसेस्टर की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। हालांकि रामाफिथेकस से मुझे बात शुरू करनी चाहिए, लेकिन रामाफिथेकस से पहले भी जो ह्यूमन एंसेस्टर थे, जिनमें पैरापिथेकस जो कि ह्यूमन जितने भी एंसेस्टर ह्यूमन से जुड़े हुए हैं, जो भी ह्यूमन की अपनी स्पीसीज के एंसेस्टर हैं, उनमें सबसे पुराने एंसेस्टर में से एक ये है, इजिप्ट में मिलने वाला। बहुत छोटा साइज था, और अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करूं तो वही 2123/2123 डेंटल फॉर्मूला। इसके बाद मेरे पास आया, अच्छा इन्हीं को ही ये समझा जाता है कि ये पुरानी दुनिया के बंदरों के भी एंसेस्टर थे। इजिप्टोपिथेकस है इसके बाद में। इजिप्टोपिथेकस लगभग 30 मिलियन ईयर अगो ये आए। थोड़ा बड़ा साइज था पैरापिथेकस से, और एक इनके पास में पूंछ भी थी। उसके बाद आए मेरे पास में ड्रायोपिथेकस। ऐसे याद करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक है जो आपको थोड़ा लगेगा, जो आपको पढ़ा हुआ भी है, जो कॉमन सा आपको लगेगा, वो रामापिथेकस से लगेगा, क्योंकि इसकी खूब बात होती रहती है। इसके बाद डायपिथेकस आए, और उसके बाद सीरीज में मेरे पास में रामापिथेकस ही आए। यहाँ से लगता है कि हाँ ठीक है, अब कॉमन चीज चल रही है, या अब ऐसा चल रहा है कि कुछ जुड़ा हुआ सा महसूस होता है। और ऐसा नहीं है कि रामापिथेकस केवल एक है, ये इनके फॉसिल्स के ऊपर है, जहाँ जिसका फॉसिल्स मिला उसके बेस पे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बहुत सारे इसके अलग अलग तरह के फॉसिल्स इसमें मिले, अलग अलग स्पीसीज उन्हें दिया गया नाम। होमो हेबिलस आए, जिसने स्टोन के हथियार यूज करना शुरू किए। होमो इरेक्टस आया, जो सबसे पहले खड़ा होना, सीधा चलना सीखा। जावा मैन आया, पिकिंग मैन आया, पिकिंग मैन के बाद नियंडरथल आया, और उसके बाद क्रोमैग्नॉन आया। क्रोमैग्नॉन की क्रेनियल कैपेसिटी हम अभी जो एट प्रेजेंट ह्यूमन है, जो मॉडर्न मैन है, उससे भी ज्यादा उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये चीज एक क्वेश्चन काफी पहले पूछा गया था, तो मैं इसे ऐसे रिपीट कर देता हूँ। जो क्रोमैग्नॉन की क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1650 सेंटीमीटर क्यूबिक थी, 1650 सेंटीमीटर क्यूबिक थी। जबकि जो मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 से 1450 सेंटीमीटर क्यूब है। ये डिफरेंस था क्रोमैग्नॉन में और मॉडर्न मैन में। क्रोमैग्नॉन की हाइट ज्यादा थी मॉडर्न मैन के मुकाबले। बस इतनी सी है। इसमें कुछ चीजें जो याद रखने की हैं वो मैं बता देता हूँ, जिनसे पूछा गया था क्वेश्चन, या मेरे हिसाब से अब शायद इन चीजों से, क्योंकि हिस्ट्री ज्यादा हो गई है बजाय इवोल्यूशन के। इनसे पहले क्वेश्चन कभी आते थे कि भाई स्टोन को इस्तेमाल करना, स्टोन के हथियार बनाना पहले किसने सीखा था? तो होमो हैबिलिस ने सीखा था सबसे पहले। मतलब वो अपने हाथों का इस्तेमाल करना जहां से शुरू हो गया था।
जब इंसान, जब ह्यूमन के एंसेस्टर सीधा खड़ा होना चलना सीखे, वो इवोल्यूशन की सबसे बेस्ट फेज में से एक थी, वो होमो इरेक्टस से आई है। बस ये 2-3 चीजें इसके साथ थी, तो वो मैंने आपको बता दी। पीकिंग चाइना में मिला था, जिसका आजकल नाम बीजिंग है। इस पे अगर मैं कोई क्वेश्चन देखना चाहूँ तो क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह के आते हैं, वरना मैं सीधा सीधा मोनेरा पे चलता हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, नॉट ए बिग डील। मैं दूंगा क्वेश्चन को, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ क्लासेस मुझे लगेंगी, तो मैं उसमें अपने क्वेश्चन दे दूंगा आपको। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे सिस्टमेटिक्स की। सिस्टमेटिक्स की भी बात मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा मोनेरा की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। एक मोटा मोटा सा, वैसे मैं आपको बेसिक एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ पहले, आपको समझ में लगता है ठीक है, वरना मैं शुरू से शुरू करूंगा, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन हुआ, जैसे भी मैं बात की कि एक डिपार्टमेंट है इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियो का मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, पुरानी चीजों से रिलेटेड, पुरातत्व। तो जब इवोल्यूशन की बात इसलिए हुई, मैंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पूरा स्किप कर दिया, उसमें पता चलता कि उससे इतना क्वेश्चन अब बनता ही नहीं है, इसलिए स्किप कर दिया मैंने। मुझे केवल क्वेश्चन वाला टॉपिक उठाना है। तो उससे पता चलता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से कि भाई सबसे पहले जब कोएजरवेट बने, तो उसके बाद उनसे ही पहली लाइफ वाटर में बनी और आर्की बैक्टीरिया बने। आर्की मींस बैक्टीरिया के भी प्रिमिटिव, बैक्टीरिया के भी एंसेस्टर। सबसे पहली लाइफ अगर मैं किसी को कह सकता हूं तो वो आर्की बैक्टीरिया बने। आर्की बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया मेरे पास आए, वो किस तरह के बैक्टीरिया थे? जो सल्फर लविंग थे, जो साल्ट लविंग थे, जिनको हेलोफाइल, या जो टेम्परेचर लविंग थे। इस तरह का मेरे पास में बैक्टीरिया बना। आर्की बैक्टीरिया से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो हेलोफाइल्स का आता है, जो साल्ट लविंग है, जो डीप सी में मिलता है, या थर्मोएसिडोफाइल्स थे, जिनमें, अब ये एक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं देने जा रहा हूँ। थर्मोएसिडोफाइल्स में थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे मिलता है मुझे टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो पीसीआर में यूज होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है। टैग पॉलीमरेज वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम की खास बात होती है कि वो टूट जाता है। ये एंजाइम 9500 तक भी नहीं टूटता है, क्योंकि ये तो थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया से मिला है पहले से। तो ये एंजाइम हाई टेम्परेचर को भी पे भी डिजनरेट नहीं होता है, अपने आपको मेंटेन रखता है, अपनी शेप को बनाए रखता है। टैग पॉलीमरेज मिलता है थर्मस एक्वाटिकस से, पीसीआर में यूज होता है। आर्ची बैक्टीरिया या आर्कियो बैक्टीरिया का एग्जांपल है। इसी का एक एग्जांपल है मीथेनोजेंस, जो मीथेन बनाते हैं, CH4। रिमेनोकोकस एग्जांपल है। क्या करते हैं रिमेनोकोकस? जब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं तो मीथेन रिलीज करते हैं। अभी कैसे याद रखेंगे, तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो सेंटेंस, मोर टू हैपन, MORE, मोर, TO2 हैपन्स, मोर टू हैपन्स। पहला पहला वर्ड याद कर लेना, MTH, मोर टू हैपन। M4 मिथेनोजेंस, T4 थर्मोएसिडोफाइल्स, H4 हेलोफाइल्स। अब याद तो है ही है, मिथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें रिमेकोकस आते हैं, केटल्स के स्टोमक से इंटेस्टाइन तक होते हुए फैले रहते हैं। T4 थर्मोएसिडोफाइल, जिसमें थर्मस एक्वाटिकस आता है। टैग पॉलीमरेज, जिससे मिलता है, पीसीआर में यूज करते हैं। हैपन्स माने हेलोफाइल, जो साल्ट लविंग है, डीप सी में मिलता है। आर्की बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं सारे के सारे। बैक्टीरिया को कई तरह से डिवाइड किया जाता है, कई तरह से। उनमें फ्लैजेला कितना है, फ्लैजेला कहाँ पर लगा है, और बैक्टीरिया की शेप क्या है, इस बेस पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है। विब्रियो इज अ कॉमा से बैक्टीरिया, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है सिंपल। विब्रियो इज अ कॉमा से बैक्टीरिया। वी फॉर विब्रियो कोलेरा एग्जांपल है, कॉमा सेप होता है। इज ए कॉमा का सी उठा लिया, वहां से कोकस लिखा। कोकस दो तरह का होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। कोकस का मतलब होता है गोल, गेंद की तरह। स्ट्रेप्टोकोकस, अगर एक चैन में गेंद जुड़ी हुई है, एक चैन में चैन शेप है, एक लाइन में लीनियर फेज है, पूरी तरह गोल 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 बैक्टीरिया, बहुत सारी गेंद एक लाइन में रख दी हो इस तरह से, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस अंगूर के गुच्छे की तरह, इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं, क्योंकि गोल तो है ही है। स्टेफाइलोकोकस अंगूर के गुच्छे की तरह रैंडमली बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। सुपरबग में आता है MRS से, कहीं सुना भी होगा नाम शायद। एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है मिथाइसिलिन। मिथाइसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरिकस कहते हैं MRSA को।
कभी हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम अपने हाथ को कवर कर लेते हैं, मुंह को कवर करते हैं, तो चलो कोरोना चल गया, वरना पहले भी यही होता था। कभी हॉस्पिटल जाते थे, बड़े हॉस्पिटल कभी जाओगे तो उसमें ये होता है कि डॉक्टर्स क्या है, आपके पैरों को कवर करा देता है, हाथ कवर करता है, सर कवर कर देता है। पेशेंट को तो कुछ हो ही ना आपसे, प्लस आपको भी इन्फेक्शन ना हो। नॉर्मली हॉस्पिटल से बैक्टीरिया फैलता है, स्टेफाइलोकोकस, और नोस्कोमियल इन्फेक्शन कर देता है। बड़ा खतरनाक सा है, क्योंकि मिथेसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंट तो यही है। मैंने शुरू में एक सेंटेंस लिखवाया था, विब्रियो इज ए कॉमन कॉमा सेफ बैक्टीरिया। बी से मैंने विब्रियो कोलेरा उठा लिया, जो हैजा भी करता है, कॉमा सेफ है। विब्रियो इज ए छोड़ दिया, कॉमा सेफ्ड बैक्टीरिया, कॉमा से सी उठा लिया, कोकस उठाया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस उठाया, सेफ्ड बैक्टीरिया। एस से मैंने स्पाइरुलम उठा लिया, स्प्रिंग सेफ होता है स्पाइरुलम, जैसे इसका एग्जांपल है ट्रेपेनोसोमा पैलिडियम। एक एसटीडी है सेफाइलिस, वो करता है, जिसका टेस्ट है बीडीआरएल। ये याद रखने की चीज है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। वेनरल डिसीज रिसर्च लैब टेस्ट का नाम है, जिससे उस एसटीडी का पता चलता है, जिसका नाम है सेफाइलिस, फैलाता है ट्रेपेनोमा पैलिडियम, स्पाइरुलम सेफ होता है। फिर दोबारा मैं सेंटेंस पे आ जाता हूँ, विब्रियो इज ए कॉमा सेफ बैक्टीरिया। B4 विब्रियो कोलेराई, कॉमा सेफ होता है। सी इज ए छोड़ दिया, कॉमा कोकस आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कॉमा S4 जहां सेफ था, S4 स्पाइरुलम ले लिया, और B4 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का भी उठा लिया, बैसिलस उठा लिया। रॉड सेफ होते हैं बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं। रॉड से बैक्टीरिया आपने खूब सुना भी होगा, खूब नहीं सुना होगा, लेकिन एक चीज सुनी होगी, इससे बीटी, जिससे टीआई प्लाज्मिड निकालते हैं, बीटी कॉटन बना दिया, बीटी ब्रिंजल बना दिया, टीआई प्लाज्मिड निकालते हैं, क्राउन एंड गाल डिजीज करता है, टेटनस वाला बैक्टीरिया इसी में ही आता है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात की मैंने, बैक्टीरिया की सेप के बारे में मैंने बात की है। मैं यहाँ से केवल आपको उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो मेरे पास में माइक्रोब्स में आती हैं। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से, क्योंकि 9:30 होने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी ये और एक छोटा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा एक्सप्लेन करूंगा बैक्टीरिया को, इसके पूरी। अभी मैं केवल वो चीज एक्सप्लेन करी है जिससे क्वेश्चन बनता है। मैंने दो आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखवाए। मोर टू हैपन, एम से मैंने उठा लिया मिथेनोजन, टी से मैंने उठा लिया थर्मोएसिडोफाइल, एच से मैंने उठा लिया आपका हेलोफाइल। और थर्मोएसिडोफाइल का जो क्वेश्चन आया वो मैंने आपको बता दिया, थर्मस एक्विटिकस, टैग पॉलीमरेज, पीसीआर में उठाते हैं। मिथेनोजन वो मैंने आपको बता दिया, रुमेनोकोकस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, मीथेन बनाता है। हेलोफाइल जो साल्ट लविंग है आर्की बैक्टीरिया में। और मैंने नॉर्मल वैसे सेब के बेस पे वो उठाया, आपको लिखवाया विब्रियो इज अ कॉमा सेब बैक्टीरिया। इज ए को मैं उड़ा देता हूँ, बाकी सबका पहला पहला लेटर ले लेता हूँ। वी से विब्रियो, विब्रियो कोलेरा आता है, कॉमा सेब, फिर दोबारा मैं कॉमा पे पहुंच जाता हूँ, कॉमा का सी उठा लिया, वहां से कोकस आता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो चैन शेप है, स्टेफाइलोकोकस जो गुच्छे की शेप में है, वहां से मैंने आपको बताया कि सुपर बग है। एमआरएस से एक टर्म लिखवाई मैंने वहां से आपको, और एमआरएस से वहां से मैंने आपको बताया कि ये सुपर बग ये एक तरह का इन्फेक्शन करता है, जिसको नोस्कोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। वहां से फिर मैं अगली लाइन वर्ड पे गया, सेप पे, स्पाइरुलम वहां से उठाया, मैंने आपको वो भी बताया कि स्प्रिंग सेप होता है, ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम एसटीडी करता है, एक तरह के स्पाइलियस, जिसका टेस्ट मैंने लिखवाया आपको बीडीआरएल, वेनरल डिसीज रिसर्च लैब। फिर मैं बी पे गया, बैसिलस रॉड शेप होता है, बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल आपने सुना होगा, बीटी उठाते हैं, यहाँ से टीआई प्लाज्मिड लेते हैं, क्राउन एंड गॉल डिसीज करता है, जिसमें टेटनस वाला बैक्टीरिया भी इसी में आता है। ठीक है, ये मेरे पास में बैक्टीरिया का ओवरव्यू सा एक हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटिस्टा पे आ जाता हूँ बहुत जल्दी। अगली क्लास में मैं भी बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं उसमें फिर से बैक्टीरिया की ही बात करूंगा, मोनेरा की बात करूंगा। अभी मैं वो बात कर रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं फिर से बैक्टीरिया की बात करूंगा, फिर से प्रोटिस्टा की बात करूंगा। उस समय मैं इनके फुल क्लासिफिकेशन विद करेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा कि इस स्पीसीज की ये करेक्टर है, इसमें ये फाइलम लाई करते हैं, इसमें वो सारी बात करूंगा मैं। अभी मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। प्रोटिस्टा की मैं बात करूंगा। प्रोटिस्टा में मैं बात करता हूँ मैं ऐसे जल्दी जल्दी आपको वो बता देता हूँ कि किसमें क्या लाई करता है और किससे क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम फिर इसके लिए भी। चेंज डू गुड, या डज गुड भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। चेंज डू गुड, सी से जल्दी जल्दी लिख लो बस,
चेंज, डू, गुड, सी, डी, जी, मेरे पास पहला पहला लेटर आ गया इसका। अब क्वेश्चन कहां से आया मैं ये फटक से बता देता हूं। सी से क्रिस्टोफाइट लिख लो, डी से डायटम्स और जी से गोल्डन एल्गी। इस पे क्वेश्चन आया गोल्डन एल्गी पे कि गोल्डन एल्गी होता क्या है, सर एक बार किसे और कहते हैं इसको गोल्डन एल्गी। नहीं म्यूट हो जाओ बच्चे, अभी बस मुझे सुन लो, मैं बाद में सुन लूंगा तुम्हें, मुझे बस जल्दी टॉपिक खत्म करना है। गोल्डन एल्गी पे क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ स्टार बना लो, फाइंड आउट व्हाट इज गोल्डन एल्गी, किसे कहते हैं। एक ही शब्द का आंसर है, केवल कहानी नहीं लिखनी है। नेक्स्ट, इसी में आते हैं प्रोटिस्टा में फ्लैजेला के बेस पे डिसिप्लिन इज गुड। मैं अगर लिख दूं अलग से फिर से तो डिसिप्लिन इज गुड से डी से मैं लिख लेता हूं डायनोफ्लैजलेट, जिसमें आता है मेरे पास में एक एल्गी है गोनियोलेक्स, बहुत टॉक्सिक होती है, रेड टाइड बनाती है। रेड एल्गी नहीं है ये कंफ्यूज मत होना, ये रेड टाइड बनाती है। एल्गल ब्लूम इसी से बनता है। ये टॉक्सिक इसलिए है, ये एक तरह का बायोमैग्निफिकेशन शो करती है। ऑस्टर वगैरह इसको खा जाते हैं और ह्यूमन ऑस्टर को खाता है तो ह्यूमन मर जाता है। इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इन दोनों चीजों पे क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट यूग्लिनोइड इसमें आता है, जिसमें यूग्लिना आता है। यूग्लिना अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आते हैं, जिसमें अमीबॉइड आता है, अमीबा, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका आता है। यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका पे, ऐसे थोड़ा घुमा के पूछा है तो वही बता देता हूं मैं। एंट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, एंट्रिक। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लाइटिका का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। इसके नाम पे जाओ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऐसा अमीबा जो इंटेस्टाइन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता हो। स्टूल आता है इसमें। अब स्टूल तो हैजा में भी आता है, विब्रियो कोलोराई के इन्फेक्शन से भी स्टूल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें जो स्टूल है वो विद ब्लड है। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसे स्टार लगा लेना, स्टूल विद ब्लड। प्रोटोजोन्स में फ्लैजलेट आते हैं, जिसमें फ्लैजलेट में आता है मेरे पास में ट्रिपेनोसोमा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है, CC5 से फैलाती है, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे क्या आदमी अपने डेली के जो शेड्यूल्स है उसे ही नहीं कर पाता है, हमेशा थका रहता है, नींद में रहता है। सीलेटेड फ्लैजलेट की अगर प्रोटोजोन्स की मैं बात करूं तो इसमें पैरामीशियम आता है, स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम। एक एक एग्जांपल, सीधा क्लास का नाम, एग्जांपल, ऐसी क्वेश्चन आता है और उसका एक या दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। पूरे क्लासिफिकेशन को मुझे ऐसे ही पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आता है मैं केवल वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्लास का एक दो एग्जांपल, जो एग्जांपल पूछा जा चुका है, जिसके मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, बस। प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल फिशन शो करता है। अच्छा, अब मैं पैरामीशियम पे आ जाता हूँ, जिसको स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। अब यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्रो न्यूक्लियस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइक्रो न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ तक मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इसे ही। यहाँ से मुझे फंगस उठाना है, लेकिन फंगस पे जाने से पहले मैं मोनेरा और प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एग्जांपल और इनकी लाइफ साइकिल पे, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आया है, वो लिखवा देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, के लिए नोट कर लो। क्लास ओवर। थैंक यू सर। हाँ बोलो। थैंक यू सर। सर अगर आपसे क्लास के बाद क्वेश्चन डिस्कशन करना हो तो व्हाट्सएप कर दो बेटे। तो सर आपका व्हाट्सएप नंबर? व्हाट्सएप नंबर मेरा ग्रुप में डला है, जिसमें आप सब हो, उस ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है। कभी क्वेश्चन करना है, कोई डिस्कस करना है, व्हाट्सएप कर सकते हो। एनी टाइम मैं ऑफिस में रहता हूँ, तब मैं शायद रिप्लाई ना करता हूँ, लेकिन मैं जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं रिप्लाई करूंगा। ओके सर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी बेटे बेटियां जो भी इस क्लासेस में हैं, दिस इज नॉट अ डेटिंग ऐप। आपको यहाँ पढ़ने के लिए रखा गया है, आप पढ़ते हैं बेस्ट है, नहीं पढ़ते हैं आप चले जाइए। 10 बच्चे चाहिए ज्यादा से ज्यादा, हमें उन्हीं का सिलेक्शन कराना है, दैट इज मोटो। अगर आपका भी यही मोटो है कि आपको सेलेक्ट होना है तो आप यहाँ रुके रहिए। आपको कुछ पढ़ने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्लास लीजिए। मैं फिजिकल क्लास भी अटेंड करूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से कि सारा स्टडी मटेरियल सब
पैसेज आपको सब कुछ यहीं से मिलेगा, आप कुछ मत करिए, आप आराम से बैठिए, सिर्फ वो करिए जो कहा जा रहा है, बस। जी सर। Okay, sir. Thank you. Finish the class. Thank you, sir. Thank you, sir.